हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। कल हम पढ़ रहे थे उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जिसमें अपन ने स्टडी की भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उपग्रह को कौन सी कक्षाओं में लॉन्च किया जाता है, किस किस ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है और कौन से उपग्रह जैसे संचार उपग्रह को कहाँ लॉन्च किया जाता है, प्रायोगिक जो उपग्रह होते हैं उनको किस कक्षा में लॉन्च किया जाता है। तो उनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। जितना भी आपका कन्फ्यूजन होगा सब आज दूर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। कक्षा क्या होती है? ऑर्बिट्स जो होते हैं वो पृथ्वी या किसी खगोलीय पिंड के चारों ओर वह वृत्तीय पृथ होता है जिसमें उपग्रह परिक्रमा करते हैं। ठीक है, एक वृत्तीय पृथ हो गया जिसके चारों ओर क्या करते हैं, उपग्रह होते हैं वो परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जैसे ग्रह होते हैं वो परिक्रमा करते हैं ना, उसी तरह उपग्रह जो होते हैं वो परिक्रमा करते हैं और एक वृत्तीय पथ में करते रहते हैं। ये कृत्रिम उपग्रहों को कुछ निश्चित कक्षाओं में स्थापित किया जाता है। जो हमारे जितने भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनको एक निश्चित कक्षा में स्थापित किया जाता है और एक निश्चित वेग के साथ उनको स्थापित करना पड़ता है। पृथ्वी से दूरी, उपग्रह द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाने में लिया गया समय तथा उपग्रह की कक्षा के झुकाव के आधार पर इन कक्षाओं का वर्गीकरण किया गया है। यानी इनका क्लासिफिकेशन जो है, पृथ्वी से इनकी दूरी क्या है। ठीक है, उपग्रह जो है पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, उपग्रह की जो कक्षा है उसका जो झुकाव जो है वो कितना है। ठीक है, इन सब के आधार पर क्या किया गया है, इनको क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अब देख लेते हैं उपग्रह की कक्षाएं। सबसे पहला टाइप जो है वो हमारा है खगोलीय पिंड के आधार पर। खगोलीय पिंड के आधार पर बेसिकली 4 टाइप है। उसमें है भूकेंद्रित कक्षा जिसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक ऑर्बिट और इसको पृथ्वी की कक्षा भी बोलते हैं। दूसरा है सूर्य केंद्रित कक्षा, हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट, सूर्य की कक्षा। चंद्र कक्षा, लूनार ऑर्बिट, चंद्रमा की कक्षा। तीसरी कक्षा चंद्रमा की कक्षा हो गई है। फोर्थ है हमारी मंगल कक्षा यानी मार्स ऑर्बिट, मंगल ग्रह की कक्षा। तो ये चारों कक्षाएं जो हो गई वो खगोलीय पिंड के आधार पर हो गई है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम चलते हैं ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर कौन कौन सी ऑर्बिट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा ऑर्बिट होता है निम्न भू कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट, इसको LEO बोलते हैं। अच्छा, इससे पहले एक ऑर्बिट और होता है NEO, नियर अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम बोलते हैं निकट भू कक्षा। ठीक है, एक टाइप ये भी हो गया है। दूसरा टाइप हमारा माना जाता है लो अर्थ ऑर्बिट LEO। फिर थर्ड हो जाता है हमारा मिडिल अर्थ ऑर्बिट MEO, मध्य भू कक्षा। फोर्थ हमारा हो गया हाई अर्थ ऑर्बिट HEO यानी उच्च भू कक्षा। तो इनको हम अब डिटेल से देख लेते हैं कि किस किस के क्या क्वालिटीज है। फर्स्ट है हमारा लो अर्थ ऑर्बिट LEO। उससे पहले हम देखेंगे NEO। ठीक है, नियर अर्थ ऑर्बिट, निकट भू कक्षा। ये जो कक्षा होती है ये लगभग पृथ्वी की जो सतह होती है उससे 400 किलोमीटर की हाइट पर स्थित होती है, ऊंचाई पर स्थित होती है। यानी इसकी हाइट जो 400 किलोमीटर तक होती है पृथ्वी की सतह से। और इसमें कौन से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, इसके अंतर्गत प्रायोगिक उपग्रह यानी जो जितने भी एक्सपेरिमेंट करने वाले उपग्रह जो हैं वो नियो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गया कि जो हमारे प्रायोगिक उपग्रह होते हैं वो नियर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं। इसके अलावा एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो इसके अंदर लॉन्च किए जाते हैं, जैसे हमारे आर्यभट्ट, रोहिणी, स्पुतनिक, ये सब जितने भी उपग्रह प्रायोगिक उपग्रह हैं वो NEO, नियर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किए गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप हमारा जाता है निम्न भू कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट जो है इसकी ऊंचाई होती है 500 से लेकर 1500 किलोमीटर। कई बार इसको 400 किलोमीटर से भी माना जाता है, 400 से लेकर 1000 किलोमीटर तक माना जाता है। इसमें अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, 400 से लेकर 1000 किलोमीटर भी दे रखा है, कई जगह 400 से लेकर 1500 किलोमीटर तक दे रखा है। तो आइडियल जो है वो लगभग 400 से लेकर 1500 किलोमीटर तक ये इसका ऊंचाई मानी जाती है। अब ये जो इसमें कौन कौन से उपग्रह लॉन्च किए जा सकते हैं, एक तो हमारा ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर स्थित माना जाता है। जैसे अमेरिका का जो ISS है वो 427 किलोमीटर पर स्थित है। इसी तरह जो हमारे सुदूर संवेदी उपग्रह जो होते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह, उनको भी इसी में लॉन्च किया जाता है। यानी रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह होते हैं वो, प्लस में पोलर सैटेलाइट जो होते हैं, हमारी ध्रुवीय जो सैटेलाइट्स होती है वो भी इसके अंदर लॉन्च की जाती है। जैसे संचार के लिए जितने भी उपग्रह होते हैं, ठीक है, वीडियो कॉलिंग के लिए जितने भी उपग्रह होते हैं वो सब इसी में लॉन्च किए जाते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में।
ठीक है, यानी ये जो कक्षा होती है हमारी लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये ध्रुवों से ध्रुवों की ओर यानी पोलर टू पोलर की होती है। कई बार इसको ध्रुवीय कक्षा भी बोला जाता है, पोलर टू पोलर। और यह जो कक्षा है, इसके अंदर जो क्या होता है, पृथ्वी के लगभग 14 से 16 चक्कर पूरा करती है ये एक दिन के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंदर कोई भी उपग्रह जो होता है जब वो लॉन्च किया जाता है तो वो क्या करता है, वो 14 से 16 चक्कर पूरा करता है एक दिन के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर INRS यानी इंडियन नेशनल रीजनल सैटेलाइट, ठीक है, ये जो है हमारी सुदूर संवेदी उपग्रह यानी ये इसके अंदर क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया लोअर अर्थ ऑर्बिट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मध्य भू कक्षा यानी मिडिल अर्थ ऑर्बिट, MEO। MEO जो होता है उसकी ऊंचाई मानी जाती है 5000 से लेकर 12000 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, और यह जो इसमें जो उपग्रह लॉन्च किया जाता है वो एक दिन में पृथ्वी का चक्कर पूरा कितना चक्कर पूरा करता है, 2 चक्कर। ठीक है, पृथ्वी के 2 चक्कर पूरा करता है उपग्रह एक दिन के अंतर्गत। साथ ही वैश्विक नौवहन प्रणाली जो होती है, ठीक है, उससे संबंधित जितने भी उपग्रह हैं यानी हमारा GPS सिस्टम से संबंधित जितने भी उपग्रह हैं वो इसके अंदर स्थापित किए जाते हैं। जैसे गगन हो गया, IRNS हो गया हमारा, सॉरी इंडियन नेशनल रीजनल सैटेलाइट सिस्टम जो हो गया, नाविक जिसको बोलते हैं, वो सब MEO में स्थापित किए गए हैं। ओके, अब इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट देखते हैं उच्च भू कक्षा यानी हाई अर्थ ऑर्बिट, HEO, हाई अर्थ ऑर्बिट। इसे भूतुल्यकालिक कक्षा, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो होती है वो होती है 36,000 किलोमीटर के लगभग। इस कक्षा में संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह, क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह को स्थापित किया गया है। जो हमारी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है उसके अंतर्गत हमने क्या किया गया है, संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया है, मौसम से संबंधित जितनी भी जानकारी चाहिए वो, साथ ही क्षेत्रीय जो रीजनल जो हमारी नेविगेशन सिस्टम से संबंधित उपग्रह हैं वो इसके अंतर्गत लॉन्च किए गए हैं। अब ये भूतुल्यकालिक जो उपग्रह है वो पृथ्वी का जो चक्कर लगाने में लगभग 23 घंटे और 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेता है लगभग। ठीक है, तो एक चक्कर पूरा करने में लगभग एक दिन के लगभग ही समय ले लेता है, 23 घंटे 56 मिनट हो गया। ठीक है, तो ये जो समय होता है, इतने ही समय में क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी जो होती है वो क्या करती है, रोटेशन का जो परिभ्रमण का जो काल है वो पूरा करती है। ठीक है, तो उतना ही टाइम जो होता है ये भूतुल्यकालिक उपग्रह भी लेते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, भूतुल्यकालिक कक्षा कहा गया है। भूतुल्यकालिक कक्षा क्यों कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो अपना परिभ्रमण यानी रोटेशन पीरियड करने में भी इतना ही समय लेती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ओके, अब नेक्स्ट टाइप में हम चलते हैं झुकाव कोण और आकृति के आधार पर। ठीक है, कि जो एंगल जो है वो कितना झुका हुआ है, प्लस में शेप क्या है, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से हमारे ऑर्बिट्स हैं। फर्स्टली हमारा ऑर्बिट आ गया है ध्रुवीय कक्षा यानी पोलर ऑर्बिट। पोलर जो हमारा ऑर्बिट है उसके अंदर क्या होता है, ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से गुजरता है। प्रत्येक परिक्रमा में अंतरिक्ष यान पृथ्वी के ऊपर से विभिन्न बिंदुओं से गुजरता है, क्योंकि पृथ्वी स्वयं परिक्रमा कर रही होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह जो होते हैं या तो उत्तरी ध्रुव के निकट होता है या दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से निकलता है, क्योंकि ये हमेशा, हाँ, ये क्या है, इसका नाम ही क्या है, पोलर ऑर्बिट, तो ये पोलर के पास स्थित होगा। और जब परिक्रमा करता हुआ अंतरिक्ष यान जो है पृथ्वी के ऊपर से विभिन्न बिंदुओं से गुजरता है तो उसी टाइम पृथ्वी भी क्या होती है, खुद की परिक्रमा कर रही होती है। तो उसी लिए क्या करता है, ध्रुवीय कक्षा का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है, जो परिक्रमा करते हुए प्रतिदिन कई बार ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक उपग्रह लॉन्च कर दिए तो हम बेसिकली क्या करेंगे, ध्रुवों का अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, ध्रुवों के आसपास कौन कौन सी गतिविधियां हो रही है, इन सब का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, पोलर ऑर्बिट्स में उपग्रहों को लॉन्च करते हैं। और साथ ही साथ वे प्रतिदिन पूरी पृथ्वी के चित्र भी भेज सकते हैं। और ये साथ साथ क्या करते हैं, पृथ्वी के चित्र भी भेजते हैं कि पृथ्वी किस तरह से मूव चल रहा है पृथ्वी के अंदर। ये हमारा हो गया ध्रुवीय कक्षा यानी पोलर ऑर्बिट से संबंधित उपग्रह। अब हम देख लेते हैं भूस्थितिक कक्षा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। भूस्थितिक कक्षा में परिक्रमा कर रहा अंतरिक्ष यान प्रतिदिन पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। ठीक है, इसको भी कितना टाइम लगता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है, यदि यान को विषुवत रेखा की दिशा में प्रक्षेपित किया जाए
तो वह उत्तर दक्षिण की ओर गति बनाए रखने में स्थिर रहता है, तब इस कक्षा को भूस्थितिक कक्षा कहते हैं। यानी ये जो उपग्रह होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वाले उपग्रह, उनको विषुवत रेखा के समानांतर या विषुवत रेखा के निकट या विषुवत रेखा की दिशा में क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। तो ये उत्तर दक्षिण की गति बनाए रखने के कारण क्या होता है, ये स्थिर रहता है। इसको डिटेल से देख लेते हैं कि जो भूस्थितिक उपग्रह जो होते हैं, ठीक है, वो केवल विषुवत रेखा पर या उसके समानांतर स्थित होते हैं, जिससे क्या होता है, भूतुल्यकालिक कक्षा का उपग्रह होता है वो कहीं पर भी स्थित हो सकता है, लेकिन इसका उपग्रह जो होता है वो हमेशा विषुवत रेखा पर ही स्थित होता है। और ये कितने किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। जो हमारा जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जितने भी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, उनकी गति पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर हो जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी अपनी गति के, पृथ्वी भी जो है वो परिक्रमण करती रहती है, और उसमें परिक्रमण काल कितना होता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है पृथ्वी के विशेष तल के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी अपनी तरह से क्या होती है, घूर्णन करती रहती है, और ये उपग्रह भी घूर्णन करते रहते हैं, तो दोनों आपस में क्या होता है, हमें स्थिर प्रतीत देते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या है, भूस्थितिक कक्षा। और उपग्रह क्या करता है, एक वृत्ताकार पथ में गति करता है, ठीक है, लगातार क्या करता है, ये वृत्ताकार पथ में गति करता रहता है। और उपग्रह का ऊर्जा शरण, इसमें जितने भी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं उनका ऊर्जा शरण क्या होता है, सबसे कम होता है। इसीलिए इसको एक ऑप्टिमम लेवल यानी कि एक अच्छी जगह मानी जाती है उपग्रह को लॉन्च करने के लिए। साथ ही अगर हमें उपग्रह के बेहतर संचार करना है, यानी कि हम जो उपग्रह का संचार जो है उसका अच्छे से अच्छे यूटिलाइज कर पाएं, तो 2 उपग्रह छोड़ रहे हैं, उनके बीच में 3 डिग्री का, ठीक है, 3 डिग्री का क्या होना चाहिए, लगभग अंतर होना चाहिए, 3 डिग्री का अंतर होना चाहिए। और साथ ही अगर हम इस तरह से लॉन्च कर देते हैं 3 डिग्री के अंतर पर, तो हमें जो जितने भी उपग्रहों का जो फुटप्रिंट होगा वो हमें सर्वाधिक मिलेगा। तो इसीलिए माना जाता है कि किसी भी उपग्रह को लॉन्च करने, 2 उपग्रह को लॉन्च करने में उन दोनों के बीच जो कोण होगा वो उस पर 3 डिग्री का अंतर होना चाहिए। अब जो हमारा GSO है, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसमें क्या होता है, उसमें संचार संबंधित, मौसम संबंधित, ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम से संबंधित उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है इसके अंतर्गत भूस्थितिक कक्षा वालों में। जैसे इनसेट हो गया हमारा, ठीक है, इनसेट हो गया, उसके अलावा हमारा हो गया जीसैट भी भूस्थितिक कक्षा में लॉन्च किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि कक्षा विषुवत रेखा की दिशा में हो और कक्षा वृत्तीय हो तो परिक्रमा कर रही वस्तु स्थिर प्रतीत होगी, तब उसे भूस्थितिक उपग्रह कहेंगे। भूस्थितिक कक्षा की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। इस कक्षा में स्थित गुरों का उपयोग संचार तथा मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भूतुल्यकालिक कक्षा, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। भूतुल्यकालिक कक्षा। भूतुल्यकालिक कक्षा की ऊंचाई भी कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है, परंतु इसकी कक्षा का विषुवत रेखा की दिशा में होना अनिवार्य नहीं है। भूस्थितिक कक्षा भूतुल्यकालिक कक्षा का एक प्रकार है जिसमें झुकाव कोण 0 होता है। यानी भूस्थितिक कक्षा जो है वो भूतुल्यकालिक कक्षा का एक क्या है, प्रकार है, जिसमें झुकाव कोण क्या होता है, बिल्कुल 0। अब अधिकांश लोगों को कंफ्यूज होता है कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसमें क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही है, दोनों ही 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किए जाते हैं। कंफ्यूजन रहता है, तो आप कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो भूतुल्यकालिक उपग्रह जो होते हैं, ठीक है, भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित होने वाले जो उपग्रह होते हैं उनमें विषुवत रेखा, वो विषुवत रेखा पर जरूरी नहीं कि वो विषुवत रेखा पर स्थित हो, वो विषुवत रेखा के आसपास कहीं पर भी स्थित हो सकते हैं। भूतुल्यकालिक उपग्रह जो होते हैं उनमें विषुवत रेखीय तल से किसी भी कोण पर स्थापित हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि विषुवत रेखा के पर स्थित हो। जबकि भूस्थितिक उपग्रह में ये कंडीशन जरूरी है कि वो विषुवत रेखा पर या विषुवत रेखा के समानांतर या विषुवत रेखा के बहुत नजदीक स्थित हो, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस यही है, दोनों की जो ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर ही है, नो डाउट, बट डिफरेंस जो है वो विषुवत रेखा की दिशा में अंतर का है। विषुवत रेखा की दिशा में होना अनिवार्य है, और जो एंगल जो होता है वो बिल्कुल 0 होता है भूस्थितिक उपग्रहों में, जबकि जो भूतुल्यकालिक कक्षा में जो एंगल होता है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम कहते हैं कि सभी भूस्थितिक कक्षाएं भूतुल्यकालिक होती है, ठीक है, लेकिन सभी भूतुल्यकालिक कक्षाएं भूस्थितिक नहीं होती है। अब इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। ये हमारी हो गई भूतुल्यकालिक कक्षा, ठीक है, ये हमारी हो गई भूतुल्यकालिक कक्षा, यानी GSO, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। अब जो इसके अंदर हम एक बना देंगे, कौन सी बना देंगे, हम बना देंगे भूस्थितिक कक्षा, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी कि जो जितनी भी भूस्थितिक कक्षाएं हैं वो सब क्या है, भूतुल्यकालिक कक्षाएं, लेकिन जितनी भी भूतुल्यकालिक कक्षाएं हैं वो भूस्थितिक कक्षाएं
नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है ये क्या होती है, ये एक ध्रुवीय कक्षा का एक प्रकार होती है जिसमें कोई उपग्रह किसी एक स्थान पर निश्चित स्थानीय समय पर ही हमेशा पहुंचता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उपग्रह को उस स्थान पर सूर्य के समान प्रदीप्ति मिले। ठीक है, यानी सूर्य से इसका टोटली लिंक्ड है। अब देखते हैं इसको डिटेल से और देख लेते हैं। यदि उपग्रह की कक्षा का झुकाव सूर्य पृथ्वी की रेखा के सापेक्ष सभी ऋतुओं में एक समान रहे तो इस कक्षा यानी सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहते हैं, यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। इस उपग्रह की कक्षीय परिक्रमा का समय भी पृथ्वी के घूर्णन समय के बराबर होता है, जिसमें प्रेक्षणों की तुलना की जा सकती है और उनके बीच तादाद में स्थापित किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है, यह कक्षा दृश्य प्रकाश, ठीक है, विजिबल जो लाइट होती है, और इंफ्रारेड प्रकाश यानी कि अवरत प्रकाश का प्रयोग करने वाले सुदूर संवेदी उपग्रहों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यानी इस कक्षा में कौन से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, जो दृश्य प्रकाश से संबंधित हो, अवरत प्रकाश से संबंधित हो, ठीक है, वो सुदूर संवेदी उपग्रह हो। इस कक्षा में स्थापित होने पर किसी विशेष स्थान से गुजरते हुए सूर्य प्रकाश की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है। ठीक है, अब इसमें मान लो किसी विशेष स्थान पर उसको एस्टेब्लिश कर दिया तो क्या होगा, उससे सूर्य का प्रकाश जो है वो हमेशा क्या होगा, उपलब्ध होता रहेगा। उससे क्या होगा, उपग्रह जो होगा हमें सारी सूचनाएं देता रहेगा। अब इसके अलावा एक दो टाइप और बच चुके हैं जिनको जो स्क्रीन पर मेंशन नहीं है, बट मैं उनको अलग से डिस्क्राइब कर देती हूँ। ओके, सबसे जो बच गया है एक वो है GTO। ठीक है, इसको GTO बोलते हैं या GSTO, यानी जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट वह कक्षा जिसमें उपग्रहों को भू स्थिर कक्षा में भेजने से पहले स्थापित किया जाता है। यानी कोई उपग्रह है, ठीक है, उसको हमें भू स्थिर कक्षा में भेजना है, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजना है। लेकिन जब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जब कोई उपग्रह भेजा जाता है तो उससे पहले हमें एक उपग्रह को GTO या GSTO जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजना होता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, इसकी ऊंचाई जो भू स्थिर कक्षा से 200 किलोमीटर कम होती है, यानी 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है GSTO या GTO। ठीक है, अब एक बार अगर यहाँ पर कोई उपग्रह स्थापित हो गया है GSTO में, तो फिर क्या करेंगे, उपग्रह को हम गति देंगे। ठीक है, उसकी गति में परिवर्तित करेंगे और गति इतनी देंगे कि जो उपग्रह जो है वो GSTO से किस में पहुंच जाए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच जाए, यानी जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच जाए। और फिर क्या होगा, उपग्रह वहां पर स्थिर हो जाएगा और फिर सारी सूचनाएं हमें देता रहेगा। इस तरह से क्या होगा, ये GSTO वर्क करता है। तो तीनों आप डिफरेंस समझ चुके होंगे, GSTO में, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। अब इसके अलावा एक टाइप और है, उसको हम बोलेंगे ग्रेवयार्ड। ठीक है, GRAVEYARD, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, यानी कब्रिस्तान ऑर्बिट भी बोल सकते हैं इसको। कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। अब भू स्थिर कक्षा में क्या हो रहा है कि लगातार उपग्रह जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ग्रेवयार्ड में क्या हो रहा है कि भू स्थिर कक्षा में उपग्रह लगातार क्या बढ़ते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, अंतरिक्ष कचरा जो है उसकी समस्या पैदा हो गई है। और फिर अंतरिक्ष कचरे के कारण क्या हो रहा है, उपग्रहों की संख्या इतनी ज्यादा है कि नए जो जितने भी उपग्रह है उनको जगह नहीं मिल पा रही है। ठीक है, और ऑर्बिट में उनके लिए जगह क्या पड़ रही है, कम पड़ रही है। और तो क्या हुआ, इसी समस्या की निजात के लिए हमने क्या एक ऑर्बिट लिया, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे उपग्रह हैं, ठीक है, जो पुराने हो चुके हैं, जिनका लगभग जो अपने अंतिम समय में है, यानी कि जो लगभग 10 से 12 साल अंतरिक्ष में गुजार चुके हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, हम कुछ गति देते हैं। गति देकर हम क्या करते हैं, उनको एक बाह्य कक्षा यानी आउटर ऑर्बिट है, उसको हम बोलेंगे ग्रेवयार्ड। ठीक है, वहां पर हम क्या करते हैं, इनको भेजते हैं। और ये ऑर्बिट कहाँ स्थित होता है, ये ऑर्बिट जो होता है वो लगभग 36,000 किलोमीटर जो होता है उससे थोड़ा ऊपर स्थित होता है। ठीक है, जहां से क्या होता है, हम इन उपग्रहों को क्या करते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। कौन से वाले उपग्रह, जो कि 10 से 12 साल गुजार चुके हैं, जो पुराने हो चुके हैं, ठीक है, जिनकी उपयोगिता थोड़ी समाप्त हो चुकी है, तो उनको हम क्या करते हैं, निष्क्रिय कर आउटर ऑर्बिट, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में ट्रांसफर कर देते हैं कुछ गति देकर। और फिर जब ये निष्क्रिय हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, अर्थ की परिक्रमा करते रहते हैं, लेकिन ये अंतरिक्ष में नहीं रहते हैं। तो
इसीलिए क्या होता है, ये जो उच्च कक्षा होती है, जो हायर ऑर्बिट होता है, उसको हम ग्रेवयार्ड कक्षा कहते हैं और इसको कब्रिस्तान भी कहते हैं। एक तरह से क्या हो गया, उपग्रह की जो है ना यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, उनका हम लगभग सेटलमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया ग्रेवयार्ड ऑर्बिट्स। तो आज हमने जितने भी ऑर्बिट्स, ठीक है, जितने भी ऑर्बिट्स है उनका अध्ययन किया, ठीक है। उसके अलावा हमने समझ लिया कि जियो सिंक्रोनस और जियो ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होते हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ।